वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भारत। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स। तो आइए हेडलाइन देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। ये हम लोग का मूल टॉपिक। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पे हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब दो आवेश के बीच में जो फोर्स उत्पन्न होता है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स हो सकता है आकर्षण भी हो, ये फोर्स हो सकता है विकर्षण। ये आवेश के नेचर पे निर्भर करता है। तो आइए देखिए, यदि मान के चलिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, यानी ये दोनों एक फील्ड में होगा, तो दो सेम चार्ज होने की वजह से यह एक दूसरे को धक्का देगा। और एक निगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंट टू चार्ज, तो दो चार्ज होगा, तो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये खींचेगा। तो खींचना या धक्का देना है तो फोर्स। तो यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ, इस फोर्स को ही हम लोग कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। ये जो फोर्स बीच में प्रोड्यूस हुआ ये इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। आप 11th क्लास में एक चीज और पढ़े होंगे, यानी दो मास m1 और m2 दो मास पार्टिकल है और इसके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दो मास की वजह से जो फोर्स लगा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी विद्युतीय बल। और इस फोर्स के बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है कूलम्ब। तो ये कूलम्ब साहब सबसे पहले ये बताए कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ये फोर्स कितना लगता है, या इसको निकालने का क्या फार्मूला होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो कूलम्ब साहब बताए कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, इसका परिमाण कितना होगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट में क्या किए जरा सुनिए। सबसे पहले आप गौर कीजिए, यानी दो चार्ज, दो छोटा छोटा चार्ज, यानी एक चार्ज ये मान लीजिए और एक चार्ज ये मान लीजिए। पहले दो छोटा चार्ज, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। मान के चलिए ये दो चार्ज नहीं समझ में आ रहा है तो चुंबक समझिए, ये एक चुंबक है एक चुंबक है। और इससे पहले आपको दो वर्ड समझना होगा, एक होता है समान अनुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समान अनुपाती का अर्थ होता है यदि एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का भी मान बढ़ जाए, यदि एक को वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी वैल्यू इंक्रीज कर जाए। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा का मान घटेगा। तो आप जवाब दीजिएगा अभी कि किसका मान बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, किसको घटाने से क्या घट रहा है। मान लीजिए आप चार्ज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जनरली आप चुंबक तो जरूर देखे होंगे, तो चुंबक से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक चुंबक है, एक चुंबक है, अभी ये आकार में देखिए बहुत छोटा सा है। तो जब छोटा सा से इतना डिस्टेंस पे रखिए तो क्या ये एक दूसरे को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये एक दूसरे को खींचेगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें बल लगेगा। अब इसी चुंबक का साइज को हम बड़ा कर देते हैं, इसके चुंबक का साइज देखिए ये बड़ा हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। सेम डिस्टेंस पे रखेंगे तो पहले जितना बल लग रहा था और अभी का बल, दोनों के बल में अंतर हो जाएगा। पहले छोटा चार्ज था, यानी छोटा चुंबक था तो छोटा बल लग रहा था, अब चुंबक का साइज बड़ा हो गया तो इसके वजह से इसके बीच का फोर्स भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फोर्स यानी बढ़ जाएगा। यानी क्या बढ़ाए तो फोर्स बढ़ रहा है। मान लो अब चार्ज है, पहले छोटा चार्ज तो कम फोर्स, अब ज़्यादा चार्ज तो फोर्स बढ़ा, यानी क्या बढ़ाने पे
फोर्स बढ़ रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो होगा दोनों चार्ज के गुणनफल का समानुपाती। अब एक चीज और सुनिए, ये तो समानुपाती पता चल गया कि चार्ज बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसका रिलेशन समानुपाती से होगा। अब देखिए, इसका डिस्टेंस पहले इतना है, तो फोर्स इसके बीच कुछ लगता होगा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो इसका फोर्स घटता चला जाएगा। अब कुछ क्षण ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, अपने फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब सोचिए कि इसके डिस्टेंस पे भी फोर्स निर्भर करता है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोर्स घट रहा है, तो स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घट रहा है, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो होगा डिस्टेंस से, उसका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती से होगा। तो कूलम्ब साहब क्या कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, लेकिन उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कूलम्ब साहब का दिया हुआ स्टेटमेंट है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अभी जस्ट देखे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वह फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो सकता है अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, उसके बाद कूलम्ब का स्टेटमेंट और फिर उसका दिया हुआ जो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए बात, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल है वही विद्युतीय बल है। तो वो हो सकता है, जस्ट पता है, आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, दो आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। तो ये आपका विद्युतीय बल का डिफिनेशन है। तो विद्युतीय बल क्या होगा, दो आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। आकर्षण भी हो सकता है, रिपल्सन भी, ये विद्युतीय बल। अब कूलम्ब का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसको नोट कीजिए। कूलम्ब क्या कहते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कूलम्ब का दिया हुआ स्टेटमेंट। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का डेफिनेशन नोट कर लिया। अब कूलम्ब का क्या स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ये लिखना है, the force between two charge is proportional to the product of both charge, but inversely proportional to the square of distance। क्या लिखा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो
जो चार्ज है उसके बीच का फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, समान अनुपात, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हिंदी में इसको नोट कर लीजिए। दो आवेशों के कारण लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समान अनुपाती होते हैं, लेकिन उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझिए बात, हम लिखाए हैं कि दो आवेशों के कारण लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, लेकिन उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये कौन बताए, यही स्टेटमेंट दिया हुआ है किसका, कूलम का। ये कूलम साहब इस स्टेटमेंट को दिया। अब इस स्टेटमेंट के द्वारा ही हम लोग अब इलेक्ट्रिक फोर्स का दो चार्ज के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा उस चीज को हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हमको फार्मूला ड्राइव करना होगा। आइए अब ये स्टेटमेंट को नोट करने के बाद आइए हम लोग फार्मूला को डेरिवेट करें। देखिए बात, ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए यह एक चार्ज है, ध्यान से समझिए। एक चार्ज ये, दो चार्ज, दो चार्ज है बाबू। अब ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है। चूंकि कूलम के नियम लागू होने के लिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं, उस सीमाएं को समझो। कूलम्स का लॉ तभी लागू होगा जब पॉइंट चार्ज हो, यानी छोटा चार्ज हो, और साथ ही पॉइंट चार्ज तो होना ही चाहिए, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम हो, और चार्ज जो होना चाहिए वह रेस्ट में होना चाहिए, तब कूलम्स का लॉ लागू होगा, अन्यथा कूलम्स का लॉ लागू नहीं होगा। तो याद रखिएगा सीमा, इसका लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लागू होगा, एक कूलम्स का लॉ लागू होगा, उसके लिए सीमाएं, लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, टेस्ट चार्ज होना चाहिए, लाइव चार्ज होना चाहिए, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम में होना चाहिए। सोचिए इतना। और आप बोर्ड पे देखने होंगे तो लगता होगा बहुत दूर में चार्ज है, लेकिन चार्ज वास्तविक में है बहुत नज़दीक है। यदि हम लोग नज़दीक रखेंगे तो देखने में डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे। आइए अब समझिए। एक चार्ज मान लीजिए ये क्या है, Q1 है, और ये क्या है, Q2। दो चार्ज, हमको ये नहीं पता है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जनरली चार्ज मान लीजिए Q1 और Q2, वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो, वह चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि जो चार्ज लेंगे जिस तरह का उस तरह का चार्ज होगा। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, R। ये डिस्टेंस मान लीजिए R। अब यहाँ पे हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है, वह फोर्स यहाँ पे F, ये F फोर्स इसके बीच में लग रहा है। तो कूलम साहब क्या कहते हैं
कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1 और U2 है, यानी फोर्स जो इसके बीच में उत्पन्न हो रहा है तो दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती। अब चार्ज बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा। अब बट लेकिन F जो है इसके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इस चीज को भी समझिए, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जब दोनों को एक साथ लिखेंगे F Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे F बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए समानुपाती का चिन्ह है, तो यहाँ पे जैसे ही ये चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और K Q1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखिए ये आया। अब सवाल उठता है कि ये K है, ये K क्या है। अब बता रहे हैं, जरा समझिए यहाँ पे इस K को वेयर जहां जहां ये K इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखिए बाबू ये जो हम लोग K है, ये K एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कुछ वैल्यू होता है। ये वैल्यू क्या होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जनरली एप्सिलॉन नॉट ही लिख दिया जाता है प्रारंभिक में, इसको अभी हम लोग एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा ये भी हम आपको अभी बताएंगे। इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या करते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, यानी विद्युत शीलता। ये एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी, यानी विद्युतशीलता। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे परमिटिविटी विद्युतशीलता क्यों आ गया, इसको समझिए। देखिए बाबू ये दो चार्ज, ये चार्ज जब कुछ डिस्टेंस पे है तो इस कुछ डिस्टेंस पे होने की वजह से इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा। क्या मीडियम हो सकता है, यह हो सकता है यहाँ पे वैक्यूम हो, यह हो सकता है इसमें एयर हो। इसी के लिए हम लोग यूज यहाँ पे किसका करते हैं, एप्सिलॉन का करते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट कहने का तात्पर्य हुआ कि ये फ्री स्पेस में, मुक्त अवस्था में विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी एयर के लिए, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाता है 1। ये किसके लिए है, इन एयर के लिए। एयर के लिए परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वह 1 हो जाता है। इसलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन जो होगा वह एप्सिलॉन के नॉट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे जो वेयर जहां एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में परमिटिविटी होता है यानी मुक्त अवस्था में चुंबकशीलता। इसका भी वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 के पावर -12, और इसका यूनिट हो जाता है, इसका यूनिट हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट का तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट का है। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मतलब फ्री स्पेस मुक्त अवस्था के लिए, या और यह यूज होता है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम यानी निर्वात के लिए। इसके लिए यह परमिटिविटी का यूज होता है। अब एंड और बात करें यहाँ पे और समझिए, एंड एप्सिलॉन आर भी तो कुछ होगा, तो एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव
परमिटिविटी यानी सापेक्षिक, इसका हिंदी हो जाएगा सापेक्षिक विद्युतशीलता। और इसका भी वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन आर का 1 इन एयर, हवा के लिए ही होता है। तो अब देखिए इतना चीज देखने के बाद ये सारा चीज से आप परिचित हो गए होंगे। तो फिलहाल इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम आगे बताते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एप्सिलॉन आर का मान 1, ये एक रिलेटिव परमिटिविटी है यहाँ तक। अब देखिए, अब समझना आगे है और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जस्ट लिखे हुए हैं के बराबर, यहाँ पे के लिखे थे, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए जस्ट अभी देखिए कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या आया है एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए के बराबर अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख लेंगे बाबू एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें वैल्यू ऑफ इसका, मैथमेटिक वैल्यू और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ, अब बात करें के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/4 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट का भी जस्ट वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे। देखिए क्या लिखे हैं 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब जैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा। यह रिजल्ट क्या देगा 9 इंटू 10 के पावर 9। और इसका यूनिट जैसे ही हम लोग नोट लिखेंगे तो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ये के जो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा याद रखना 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में पूरा मदद करेगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो क्या होता है याद रखो 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपने अभी देखा के बराबर क्या आ रहा है, के का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मैथमेटिकल्स वैल्यू आया है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए पहले से फार्मूला आप निकाल के बैठे हुए हैं F बराबर के इंटू Q1 और Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए इसी के जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू, तो देखिए क्या लिखाएगा। अब देखिए क्या लिखने वाला है यहाँ पे, मेन फार्मूला होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो देखिए अब यहाँ पे पहले से क्या लिखे हुए हैं F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये पहले से आप निकाल चुके हैं। तो अब इस के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या के जगह पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो यह एक फार्मूला आ चुका है, ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। जब भी आप इस पे सवाल बनाएंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब भी फार्मूला में हम लोग यूज करेंगे इसका मैथमेटिकल्स वैल्यू का, तो इसका यूज करेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9। और दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा। तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम साहब यहाँ पे एक फार्मूला दिए हैं, जो फार्मूला आपका क्या है याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाय R स्क्वायर। अब ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा जाता है इसमें कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है। यह के जो आपका
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, आइए उसको हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ को सीखें। तो आइए हम लोग बात करें SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। SI यूनिट निकालने जा रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए आपके पास फार्मूला, इलेक्ट्रिक फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 R। आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो कैसे लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 और Q2 बाय क्या हो जाएगा R²। यह आपका फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के लिए, लेकिन आपको निकालना है यूनिट। अब देखिए 4 पाई एक नॉमिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन फोर्स है, ये फोर्स का होता है, क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये चार्ज जो देख रहे हैं, चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम, इस चार्ज का भी क्या हो जाएगा कूलम, और ये डिस्टेंस है इसका, और डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका यूनिट आप लिखिए तो यूनिट में क्या हो जाएगा कूलम इंटू कूलम हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम में स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से आपको डायमेंशन नहीं निकले, इसको डायमेंशन निकालने के लिए इसको तोड़िए इसको, कैसे टूटेगा देखिए, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन को क्या लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो पूरा लिखिएगा तो कूलम स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा केजी मीटर क्यू, मीटर क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा पर केजी पर मीटर क्यू सेकेंड स्क्वायर कूलम, ये आपका यूनिट निकल गया। अब यहाँ से यूनिट से आप डायमेंशन बना लीजिए, तो डायमेंशन और शॉर्ट में लिखने का तरीका है, इसको हिंदी में बीमा कहते हैं, बीमाएं बीमा। तो बीमा लिखने के लिए फॉर्मेट आप जान रहे होंगे MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये M जो होता है ये केजी के लिए होता है, L मीटर के लिए होता है, T सेकेंड। अब यहाँ पे जो केजी के पावर है, M के पावर, जो मीटर के पावर है उसको L के पावर, T के पावर 2 हो जाएगा, बाकी C, यानी M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 2 और C के पावर 2 हो जाएगा। ये तो आपका इस फॉर्मेट में है, कूलम के फॉर्मेट में है, लेकिन यदि इसको एम्पियर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, हो सकता है आप एग्जाम देने जाइए इस फॉर्मेट में लिखा हो तो सोचिएगा सर बताएगा, इसके लिए एक चीज और आपको हम बता देते हैं। याद रखिए अभी यूनिट आपका क्या निकला है, यूनिट निकला है आपका पर केजी पर मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये निकला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे, कल हम पढ़ाए थे आपको, कूलम को लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड, कूलम को लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा पर केजी पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब कूलम के जगह पे एम्पियर सेकेंड लिख देंगे, अब इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा केजी के पावर -1 मीटर क्यूब, अब सेकेंड का स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा पर केजी पर मीटर क्यूब सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा 4 पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर आ गया, पहले कूलम था तो इसीलिए यहाँ पे 2 था 4 आ गया। अब इसी का आप डायमेंशन लिख सकते हो एम्पियर फॉर्मेट में, तो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और i के पावर 2 हो जाएगा। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, ये आपका करंट के फॉर्मेट में हो गया। आप चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एप्सिलॉन नॉट का आप यूनिट देखे और डायमेंशन देखे। अब बारी है कि ये क्या था इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अब हम बात करें SI यूनिट ऑफ K क्या है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए एफ बराबर लिखे थे के इंटू Q1 इंटू Q2 का आर स्क्वायर जस्ट बताएं। अब यहाँ पे के इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो एफ इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए फोर्स का न्यूटन डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर लगा दीजिए Q1 इंटू Q2 तो Q चार्ज का कूलम C1 C इंटू C कूलम। अब देखिए बात करें इसकी यूनिट फोर्स का न्यूटन डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर डिस्टेंस का मीटर ही होता है स्क्वायर इसकी वजह से स्क्वायर लगाएगा। अब यहाँ पे कूलम इंटू क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए अभी जो हम पहले यूज किए थे कि इसका के का यूनिट तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था तो यहाँ से आया। अब इसका डायमेंशन लिखना है यहाँ से डायमेंशन नहीं लिखता हूँ इसको लिए आपको तोड़ना होगा तो तोड़ो यूनिट को तोड़ दो। तोड़ने के लिए न्यूटन को क्या लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा बाबू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस कूलम को ऊपर भेज दो तो भेज दोगे तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा तो kg मीटर यहाँ पे मिस हुआ थोड़ा सा मीटर होगा यहाँ पे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ठीक है। अब इसी का आप डायमेंशन लिख सकते हो तो डायमेंशन लिखने के लिए फिर फॉर्मेट यूज करो MLT लगा दो पावर m के पावर 1 l के पावर 3 e के पावर -2 और c के पावर और q भी हो सकता है तो c के पावर -2 होगा। ये इसका बैलेंस होगा। ये आपका कूलम फॉर्मेट में है और इसी को लिखना चाहेंगे एम्पियर फॉर्म में। एम्पियर फॉर्म में लिखने के लिए कूलम को एम्पियर सेकेंड तो यहाँ पे यूनिट में पुट कर दो यूनिट में kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे पर कूलम का स्क्वायर है तो अब क्या करेंगे kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इनटू अब देखो कूलम के जगह पे एम्पियर सेकेंड आ गया एम्पियर सेकेंड इसके पावर में -2 लगा दो -2 लग गया। अब यहाँ पे देखो kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इनटू अब लगाओ गुना करो इसको तो एम्पियर का स्क्वायर इनटू सेकेंड का पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा kg मीटर क्यूब पर सेकेंड के पावर को और पर एम्पियर स्क्वायर और डायमेंशन लिख सकते हो यहाँ से आसानी से तो m के पावर 1 l के पावर 3 t के पावर -4 और i के पावर -2। ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डायमेंशन निकल गया। आइए इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए आइए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कूलम्ब्स लॉ का भी पार्ट चल रहा है। अब चल रहे हैं एक 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कूलम्ब के नियम के सीमाएं को लिखें। तो आइए इसके लिए हेडलाइन दीजिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए हेडलाइन दीजिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम के नियम के सीमाएं। हिंदी नोट कर लीजिएगा कूलम के नियम के सीमाएं। तो कूलम के नियम के 3 सीमाएं आगे डैश देके लिख लीजिएगा।
कूलम के नियम के 3 सीमाएं हैं। 3 सीमाएं। सबसे पहला क्या है, जरा सुनिए। हम बताए हुए थे अभी कि कूलम जो फोर्स है केवल अस्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा हम बताए थे कि दोनों आवेश के बीच की दूरी कम होना चाहिए। और तीसरा बताए थे बिंदु आवेश। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होना चाहिए, कूलम का नियम लागू होने के लिए यह जरूरी है कि आवेश अस्थिर होना चाहिए। चार्ज इन रेस्ट, इंग्लिश में चार्ज इन रेस्ट। दूसरा ये है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये केवल पॉइंट चार्ज, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। इंग्लिश में आइडिया नोट कर लीजिएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। तीसरा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दोनों आवेशों की बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ये आपका लिमिटेशन है जो कि कूलम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल होने के लिए लागू होता है। ये आपका बोर्ड मॉडल है, बीएम है, यानी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज आपने देखा कूलम्स लॉ और उससे संबंधित बहुत छोटे छोटे बातों को पढ़ाएं और लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी बताएं, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।